कल मैंने आपको बताया था कि कैसे एक बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से शरीफुल या शहजादा जो बांग्लादेशी सिटीज़न है, जिसने सैफ अली ख़ान के घर में चोरी की कोशिश की, सैफ पर हमला किया, जिसकी वजह से सैफ अस्पताल में सर्जरी करानी पड़ी, प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। तो एक बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से पुलिस को पहला क्लू मिला, लेकिन सिर्फ इस बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए पुलिस उस तक पहुंचती, ये पूरी तरह से मुमकिन भी नहीं था। इसके बाद कुछ और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई, और उसी दिलचस्प चीज़ और उस जांच की वजह से आखिरकार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 की टीम, जिसमें 100 लोग एक साथ काम कर रहे थे, वो इस चोर तक पहुंचते हैं। जिस तरीके की इन्होंने इस केस में इन्वेस्टिगेशन की, मैं बार बार कहता हूं कि अगर पुलिस सचमुच ईमानदारी से अपनी पूरी ताकत झोंक दे तो शायद ही हमारे देश में कोई केस अनसुलझा हो। तो ये दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन कैसे एक पराठा और एक पानी का बॉटल, कैसे सिर्फ 30 रुपये का एक पेमेंट जो डिजिटल मोड में किया गया गूगल पे के थ्रू, उसके ज़रिए ये चोर मिलता है, और कैसे जब चोर पहली बार पुलिस का चोर से आमना सामना होता है तो वो ज़मीन पर सो रहा है, टॉर्च की एक रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, नींद से उठता है। सब सिविल ड्रेस में थे, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि ये पुलिस वाले हैं, और वो कैसे नींद में उठकर ही भागता है। फिर कैसे पुलिस और चोर के बीच में लुका छुपी का खेल होता है, वो दौड़ता है और आखिरकार पुलिस उस पर काबू पाती है। लेकिन ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले आज एक बड़ा अपडेट, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूं। कोलकाता आरजीकर अस्पताल रेप एंड मर्डर केस में जो जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट जूनियर डॉक्टर में फैसला आया। लगभग 162 दिन 162 डेज इस इंसिडेंट को जब हुआ, उसके बाद ये फैसला आया। और अगर कोर्ट की बात करूं, चार्जशीट दाखिल होने के बाद जब डे टू डे ट्रायल शुरू हुआ, नवंबर लास्ट 12 नवंबर को शायद ये शुरू हुआ था, तो लगभग सवा दो महीने में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट था, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कम से कम एक अच्छा काम किया कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 दिन लिए या 70 दिन, और ये जजमेंट आ गया। लेकिन जो लोगों की उम्मीद थी कि जिस तरीके से ये वारदात हुई उसके बाद संजय रॉय यानी कि अक्यूज को कम से कम डेथ पेनल्टी या फांसी मिलेगी, उन्हें मायूसी हाथ लगी, क्योंकि कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सज़ा दी है, और उम्र कैद के साथ सज़ा में ये लिखा है कि जब तक ये जिंदा है तब तक इसकी उम्र कैद रहेगी, यानी अब वो जीते जी बाहर नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि सीबीआई ने, इसके अलावा जूनियर डॉक्टर के पेरेंट्स ने, बाकी लोगों की भी जो जज्बात भावनाएं थी उन सभी ने, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी संजय रॉय के लिए सजाए मौत मांगी। लेकिन कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर संजय रॉय को सजाए मौत की बजाय उम्र कैद दी। ऐसा क्यों? तो कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा इस बात को कि क्यों वो संजय रॉय को फांसी की सज़ा नहीं सुना रहा है। सियालदा की ये सेशन कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आता है। डेथ पेनल्टी देने के लिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक नज़ीर सेट कर रखा है, और वो ये कि डेथ पेनल्टी उसी सूरत में दें जब एक तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो, दूसरा जब आपको लगे कि जिसको आप सज़ा दे रहे हैं उसके सुधरने की फ्यूचर में कोई गुंजाइश नहीं बची हो। अगर आगे चलकर कोई गुंजाइश बचती है तो भी आप उसे डेथ पेनल्टी ना दें। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कई बार केस के ट्रायल के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे फैक्ट्स सामने नहीं आ पाते, अधूरे रह जाते हैं, और आगे चलकर सच्चाई सामने आती है। ऐसी सूरत में अगर किसी को आपने सजाए मौत दे दी, फांसी पे वो चढ़ गया, टंग गया, और उसके बाद नए फैक्ट सामने आए और पता चले कि नहीं वो तो बेकसूर था, तो फिर आप क्या करोगे? इसीलिए कोर्ट इस ऐसे सिचुएशन में बड़ी एहतियात बरतने को कहती है। तो कोर्ट का ये कहना था, जिस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया आज 2:45 के करीब वक्त था, कि केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं है। और उसकी वजह यह है कि वो जब हॉस्पिटल गया, उसने जूनियर डॉक्टर को देखा तो उसका इंटेंशन रेप करने का था, और वो नशे में था। उसने रेप करने की कोशिश की, और इसी रेप के दौरान उसने उसका मुंह दबाया, उसके गले पर हाथ जोर से रखा, और इस कोशिश के दौरान जूनियर डॉक्टर की मौत हो गई। तो यहाँ मोटिव ये था कि उसे रेप करना है, और फिर अचानक मौत भी हो गई। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस केस को किसी और कैटेगरी में डाल सके। तो इसीलिए कोर्ट ने यह माना, सीबीआई की तमाम दलील के बावजूद, कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इसी के तहत सिर्फ उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। अगर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आ जाता तो सजाए मौत पक्की थी। लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं है। अब ये फैसला यहाँ से वो चाहे तो संजय राय, चाहे क्या, वो जाएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज करेगा।
अब हाईकोर्ट में दो सूरत हो सकती है, हाईकोर्ट निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखे, या हो सकता है वहाँ पे सीबीआई की जो दलील हो उसके बाद वो निचली कोर्ट के फैसले को पलट दे और सजाए मौत दे दे। तो जिस केस को लोअर कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना, बहुत मुमकिन हाईकोर्ट मान ले और कहे हाँ जी कुछ दलीलों के साथ कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, सजाए मौत दे दे। फिर हाईकोर्ट के बाद भी जो फैसला भी आता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मान लीजिए अगर हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा तो क्या पता सुप्रीम कोर्ट पलट जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं इसमें सजाए मौत मिलनी चाहिए, या हाईकोर्ट अगर सजाए मौत दे दे और सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं आप सही नहीं हो, निचली अदालत सही थी, तो वापस उम्र कैद की सज़ा दे दे। तो कानून की लड़ाई अभी लंबी है और इसमें वक्त लगेगा, लेकिन यह है कि लोअर कोर्ट ने कम से कम अपना फैसला सुना दिया। तो बहुत सारे इफ़ बट शक साजिश की जो बातें हो रही थी, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये माना है, जजमेंट में लिखा है, लगभग 1200 कुछ पन्नों का जजमेंट है, कि जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई, जो सबूत गवाह पेश हुए, उसके हिसाब से संजय राय अकेला और इकलौता उस जूनियर डॉक्टर का कातिल और रेपिस्ट है और इसीलिए उसे सज़ा सुनाई गई। तो ये तो यही आरजीकर अस्पताल की अपडेट। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे जब सैफ अली खान के घर के बाहर स्टेडियम पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये चोर, इसके बाद उसकी तस्वीर मुंबई पुलिस ने देखी। फिर इसके बाद 8:36 पर वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मिलता है, वहाँ से वो एक दादर की ट्रेन पकड़ता और फिर निकल जाता है। दादर के बाद वो गायब हो जाता है। अब पुलिस बांद्रा और दादर के बीच के तमाम पुराने फुटेज को खंगालना शुरू करती है। इत्तेफाक से 1 जनवरी की एक और तस्वीर मिलती है बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर, जिसमें यही चोर नज़र आता है। फिर इसके बाद 9 जनवरी की एक दूसरी तस्वीर नज़र आती है जिसमें मैंने आपको बाइक दिखाई। वहाँ उस दिन अंधेरी के बाहर ये दिखाई दिया और अंधेरी के बाहर एक बाइक पर था। फेस रिकग्निशन टेक्निक से पुलिस ने उसको फेस का मिलान किया, 100% मैच किया और उसके बाद उस बाइक का नंबर मिला और उस बाइक के नंबर के ज़रिए बाइक का मालिक मिला। बाइक के मालिक के थ्रू उस चोर का सुराग मिला। ये तो हो गई कहानी का एक पार्ट। लेकिन बाइक का नंबर मिला और बाइक के बाद इस चोर तक पुलिस यूं ही नहीं पहुंच गई। इसके बाद भी कुछ और चीज़ें हो गई बड़ी दिलचस्प। उसमें हुआ यह कि अब पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। मैंने आपको बताया 35 टीम्स लगी थी इस केस पर। तो मामला हाई प्रोफाइल था और तब तक ये भी नहीं था कि ये काम चोरी है या इसके पीछे कुछ साजिश है, कुछ और है, बांग्लादेशी है, कौन है, बहुत सारी बातें हो रही थी। तो पुलिस की टीम लगी हुई थी। इत्तेफाक से हर जगह आजकल सीसीटीवी कैमरा सबसे कारगर हथियार है। तो अब सीसीटीवी के जरिए उस शख्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। चूँकि वो बांद्रा से दादर के लिए ट्रेन पकड़ा था 16 जनवरी, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ 8:36 पर, और करीब 9:15 के आसपास दादर के बाहर निकल गया। तो पुलिस की एक बड़ी टीम दादर स्टेशन और उसके बाहर के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। इत्तेफाक से दादर रेलवे स्टेशन के बाहर के एक शॉप में एक सीसीटीवी कैमरे में यही चोर कैद हुआ था और ये चोर एक मोबाइल कवर और जो शॉप होता है उसमें पहुंचा था। वहाँ इसने अपने फ़ोन के लिए एक कवर ख़रीदा। पुलिस को लगा चलो कामयाबी मिलेगी, यहाँ से कुछ सुराग मिलेगा, लेकिन मायूसी हाथ लगी। वजह यह थी कि जब उस शॉप में पुलिस पहुंची और ओनर से बात किया, सीसीटीवी कैमरा दिखाया, वक्त दिखाया और बोला यह शख्स तुम्हारे यहाँ जब ख़रीदने के लिए आया था तो ज़रा चेक करो क्या इसने पेटीएम या कुछ किया पैसे कवर जो ख़रीदे। पहले तो ये कि ख़रीदा कि नहीं, उसने बताया ख़रीदा। तो पुलिस को अब लगा कि चलो अगर इसने डिजिटल पेमेंट कर दिया तो उसके थ्रू मोबाइल का नंबर आ जाएगा, क्योंकि आप जब डिजिटल पेमेंट करते हैं पेटीएम या गूगल पे के थ्रू तो आपका नंबर भी आता है। लेकिन पुलिस को मायूसी इसलिए हाथ लगी कि उस वक्त अब उस दुकानदार को भी इतना याद नहीं, इतने सारे लोग खरीदने आते हैं, बट जो सीसीटीवी कैमरे में वक्त दिखा रहा था उसके शॉप का, उस वक्त और उससे पहले के आधा 1 घंटे के अंदर के सारे डिजिटल पेमेंट के जो रिकॉर्ड थे उस दुकानदार के पास, उसने उसको खंगाल दिया। लेकिन उनमें से कोई भी वो नंबर नहीं था। अब ये भी कैसे पता करें कि भैया बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा, अब उनके भी नंबर आ गए। पुलिस की एक टीम ने उनमें से हर नंबर को फ़ोन किया और जब उन नंबरों पर फ़ोन किया तो उन सारों की डिटेल ली। जब डिटेल ली तो वो सारे जेन्युइन निकले। तो पुलिस के हाथ खाली हो गए। पकड़ में आया लेकिन पकड़ में नहीं आया, क्योंकि उसने कैश पेमेंट कर दिया था। अगर वो कैश पेमेंट ना करता तो पकड़ा जाता। खैर, इधर पुलिस की कोशिश जारी थी। इसी दौरान एक दूसरी टीम को वर्ली में यही चोर नज़र आता है और किसी कैमरे से निकल कर दूसरे कैमरे में जा रहा है। अचानक एक कैमरे में, बहुत सारे कैमरे में आया लेकिन कोई ख़ास जानकारी इसकी नहीं मिल रही, लेकिन यही चोर है वर्ली में। तभी वर्ली में एक जगह पर एक कैमरे में ये दिखता है कि ये चोर चलते चलते अचानक एक जो ठीहा कहते हैं, छोटे मोटे सड़क किनारे जो दुकान लगाते हैं, तो एक पराठे वाले की दुकान थी, वहाँ ये रुका और रुकने के बाद इसने कुछ बात भी की
और फिर कुछ सामान लिया और थोड़ी देर के बाद निकल गया। अब इसके आगे वो फिर गायब है। लेकिन जब ये वर्ली में एक सेंचुरी मिल है उसके करीब की ये तस्वीर थी। अब पुलिस ने देखा कि इस पराठे वाली शॉप के पास रुका, थोड़ी देर रुका, फिर गया। अब इस उम्मीद में कि शायद कुछ खरीदा हो, पुलिस उस शॉप ओनर के पास पहुंचती है। शॉप ओनर का नाम था नवीन एक्का। नवीन एक्का के पास गए, लेकिन उस वक्त शॉप पे कोई नहीं। किसी तरह आसपास से पूछा गया तो पता चला कि वो फलाने जगह पर रहता है। पुलिस ने उसका एड्रेस लिया, उसके घर पहुंचे, घर पे ताला लगा हुआ। अब उस पूरे इलाके में पुलिस की टीम फैल गई कि क्या पता ये उसका दोस्त हो। जिस तरीके से बातें कर रहा था कैमरे में कैद, वो तो ऐसा लग रहा था कि एक दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों शायद एक दूसरे को जानते हो। तो अब पुलिस लगातार ढूंढ रही है, कहीं मिला नहीं। फिर पता चला जिस घर में नवीन एक्का रहता था वो किराए पर रहता था। अब पता किया गया कि इसका लैंडलॉर्ड कौन है। तब उस मकान मालिक का पता निकाला गया। मकान मालिक के पास पुलिस पहुंची, उसने चोर की तस्वीर दिखाई। उसने कहा नहीं, यहाँ नहीं रहता। पुलिस ने कई घरों में दबिश दी कि शायद इसी में से कहीं, वहाँ सारे किराए पर जो मजदूर क्लास हैं वो सब रह रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मिला। लोगों को तस्वीरें दिखा दिखा कर पूछा, पता कोई नहीं। नवीन एक्का को सबने पहचान लिया कि हाँ वो यहाँ रहता है, लेकिन उस चोर को किसी ने नहीं पहचाना। अब पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल काम की, क्या करे। तो खैर पुलिस तफ्तीशी कर रही थी और नवीन एक्का किसी काम से गया था, भागा नहीं था। तो इसी तलाश के दौरान अचानक नवीन एक्का पुलिस के सामने आ जाता है। पुलिस से मुलाकात होती है। पुलिस नवीन एक्का से पूछती है, भाई ये तुम्हारा शॉप, ये सीसीटीवी कैमरा, ये उसकी तस्वीर, ये टाइमिंग, ये तारीख, और इस वक्त तुम्हारे शॉप पर वो आया और उसने कुछ किया, कुछ लिया, तुमसे बात भी कर रहा है। नवीन एक्का याद करता फिर बताता, हाँ साहब ये आया था। तो फिर भैया कि आया था तो उसने कुछ लिया, तो क्या, उसने कहा हाँ शायद उसने पानी का एक बोतल और पराठा लिया था एक। तो पुलिस को लगा कि इस बार भी शायद कैश पेमेंट किया होगा। तो उसने कहा अच्छा कितने पैसे थे। उसने बताया करीब 10 रुपये और 20 रुपये, 30 रुपये के आसपास। तो उसने कहा पैसे कैसे दिए थे। तो उसने कहा साहब उसने शायद गूगल पे किया था। जैसे ही ये सुना पुलिस के कान खड़े हो गए। उसने कहा उस टाइम के सारे वो निकालो जो तुम्हारे पास डिजिटल ट्रांजेक्शन से पैसे आए हैं तुम्हारे मोबाइल पर। उसने निकालना शुरू किया। जो सीसीटीवी में घड़ी में टाइम दिख रहा था और जो वो पेमेंट कर रहा था वो बिल्कुल उसी वक्त के मैच के हिसाब से एक्का ने अपने मोबाइल में उस दिन का रिकॉर्ड दिखाया कि कितने सेल और कौन कौन किसके वक्त कितने पैसे दे गया था। इत्तेफाक से ठीक सीसीटीवी कैमरे के साथ एक पेमेंट की टाइमिंग मैच कर जाती है। अब पुलिस उस पेमेंट को देखती है और उस पेमेंट से एक मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लगता है, और ये नंबर किसी और का नहीं, उसी बांग्लादेशी चोर का था। अब नंबर तो हाथ लगा, लेकिन पुलिस को लगा कि अगर कॉल करेंगे तो हो सकता है वो अलर्ट हो जाए और भाग जाए, क्योंकि अननोन नंबर देख के उसे डाउट हो सकता है, वैसे भी वो छुप रहा है। पुलिस ने तय किया कॉल नहीं करेंगे। उसका लोकेशन को लगाया कि इसका लोकेशन चेक किया जाए। जब लोकेशन चेक किया गया तो निकला ठाणे का। ठाणे एरिया में जैसे ही लोकेशन दिखा, मुंबई पुलिस की एक टीम ठाणे पुलिस को इन्फॉर्म करती है, वहाँ पहुँचती है और वो लोकेशन ढूंढते ढूंढते आखिरकार हीरा नंदानी जो एक है वहाँ तक पहुँचती है। इत्तेफाक से तब तक लोकेशन ऑन है, मोबाइल भी ऑन है, लेकिन जैसे ही ये वहाँ पहुँचती है, ये बात है सैटरडे शाम और रात के दरमियान की, अचानक लोकेशन बंद हो जाता है क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ। अब मोबाइल बंद, पुलिस पहुँची, अब अंधेरे में यहाँ से कहाँ भटके, आगे का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि अब तक लोकेशन ऑन था, मोबाइल ऑन था तो दिख रहा था। लेकिन अब ये हो गया कि कहीं आसपास हो सकता है। अब इस दौरान पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाना शुरू किया। आसपास की जितनी भी बस्तियाँ थी जहाँ इस तरह के लेबर क्लास लोग रहते हैं, सादी वर्दियों में पुलिस की करीब 100 टीमें फैल गई, मुंबई और ठाणे की मिलाकर। ठाणे पुलिस भी उनकी मदद कर रहे हैं, जुरिसडिक्शन अलग था। अब लग गए, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। रात के करीब 10 बज गए, पूरी शाम से रात हो गई। ढूंढते ढूंढते करीब 20 टीमें अलग अलग बिखरी हुई थी और ढूंढ रही थी, कहीं नहीं मिल रहा था। तभी अचानक पता चला कि यहाँ पे एक लेबर कैंप है और इस लेबर कैंप में बहुत सारे जो एजेंसियों में लेबर क्लास लोग काम करते हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो आके रहते हैं। 10 बज चुका था, जितने भी आसपास में ठिकाने थे वो कहीं मिला नहीं। पुलिस की एक टीम ने हर ठिकाने की तलाश के साथ साथ अब उस लेबर कैंप में जाने का फैसला किया। अब पुलिस की एक टीम लेबर कैंप पहुंची, पूरी तलाशी ली, बाहर निकल गई। कोई संदिग्ध नहीं मिला, कोई सस्पेक्ट नहीं मिला। पुलिस को लगा हाथ खाली, शायद वो अलर्ट पे आ गया और वो भाग गया। इधर उधर फिर ढूंढा। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस ने कहा कि एक बार और लेबर कैंप का चक्कर मारते हैं।
पुलिस दोबारा उस लेबर कैंप में जाती है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। पुलिस अब अंदर गई, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। एक एक जो बंदा सो रहा है उसके चेहरे पर पुलिस टॉर्च से रोशनी मार रही है, देखते जा रही है। कदम बढ़ रहे हैं, सोए हुए लोगों को देखा जा रहा है, जो जागे बैठे हैं उनको तो वैसे ही पुलिस ने पूछताछ कर ली। अचानक फर्श पर एक शख्स सोता हुआ और पुलिस को नजर आया। पुलिस ने उसके चेहरे पर टॉर्च की लाइट मारी। जैसे ही लाइट मारी, वो शख्स नींद में था, उठा, देखा एक साथ कई लोग खड़े हैं, उसने कुछ नहीं बोला। पुलिस वाले ने भी तब तक कुछ नहीं बोला। बिजली की फुर्ती से वो उठा और दरवाजे की तरफ भागा। पुलिस वालों को भी मतलब मौका नहीं मिला कि उसे पकड़ सके, लेकिन जिस तेजी से चेहरे पर लाइट पड़ते वो उठ के भागा, पुलिस वालों को लग गया ये वही है जो 3 दिन से परेशान किया हुआ। अब पुलिस की एक टीम दौड़ती है, शोर मचाती है, वो भाग रहा है, पीछे पीछे पुलिस। थोड़ी देर के बाद अब वो चुंगल में। पुलिस उसे पकड़ती है, इसके बाद उससे नाम पूछती है। वही शहजाद, शरीफुल, या निकनेम उसने यहाँ आकर बदला था कहीं, विजय दास। और इस तरीके से जब उसको पकड़ा जाता है तो पकड़ने के बाद पुलिस जो पहला सवाल पूछती है वो यही कि तू ही है ना, शॉर्ट में हो रही है। और ये जो टीम के लोग हैं उसकी तरफ से बता रहा हूँ, और उसकी घबराहट बता देती है कि वो कौन है। फिर तो जब गाड़ी में बैठाकर उसे लाया जाता है, बैंड्रा तक का सफ़र अच्छा खासा था। रास्ते में वो सारी कहानी उगल चुका था, जुर्म कबूल कर चुका था, अनजाने में सैफ अली खान के घर में घुस गया था। उसे पता ही नहीं था कि ये किसी स्टार का घर है। सिर्फ उसे पैसे चाहिए थे, और पैसे की कमी इतनी थी कि वो बांग्लादेश भागना चाहता था, पैसे ही नहीं मिले। और इसीलिए वो लेबर कैंप में बैठकर पुलिस को सिर्फ गुमराह और इंतज़ार करवाने के लिए छुपा हुआ था। तो कैसे गूगल पे और उससे पहले बाइक के ज़रिए पुलिस सिरा पकड़कर उस तक पहुंची। मैंने कहा ना कि अगर हर केस में इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और किया जा सकता है, लेकिन इसमें कई टीमों का काम है। जैसे एक वापस इसी क्राइम जो ब्रांच यूनिट 9 है मुंबई की, इसमें सीनियर इंस्पेक्टर एक दया नायक, आप सभी जानते होंगे। मैं दया नायक का नाम अक्सर कई बार इसलिए लेता हूँ कि जितने भी मैंने सीनियर पुलिस अफसरों से बात की, जितने मेरे रिश्ते हैं क्राइम रिपोर्टिंग होने की वजह से, उनमें कॉमन बात है जो मुझे वो सुनने को मिलता है, चाहे वो रिटायर्ड हो गए हों या अभी करंटली वर्किंग है, कि जिस पुलिस अफसर का नेटवर्क सॉलिड होता है ना, वो पुलिस अफसर बहुत सक्सेसफुल होता है। हालांकि बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी रहे दया नायक के साथ, लेकिन आज भी मानने वाले मानते हैं कि मुंबई में चुनिंदा ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनका पूरे मुंबई में जो नेटवर्क है वो कमाल का है, और उनमें से एक दया नायक। आज प्रॉब्लम ये हो गई है पुलिस में कि पहले जैसे ज़माने के जो नेटवर्क होते थे ना, मुखबिरों की फ़ौज, उनको पालना, उनका ख्याल रखना, उनसे खबरें निकालना, कई फिल्मों में आपने देखा होगा, ये हकीकत है। तो ये 2 वे होता है। एक पुलिस अफसर, एक अच्छा अगर इन्वेस्टिगेटर है, वो उनका ख्याल रखता है, उसे पता है। मुझे पता है ऐसे कई पुलिस अफसर हैं जो अपने मुखबिरों की, जैसे उसके घर में शादी है, उसकी बहन की शादी है, पूरा खर्चा उठा लेते हैं। कोई फेस्टिवल हो, होली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो, पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं। मान लीजिए कोई जेल में ही बंद हो, जेल में तकलीफ हो रही हो, कोई दूसरा गैंग मार रहा हो या जेलर तंग कर रहा हो, वो जेल के अंदर भी उसकी मदद करते हैं। बदले में क्या मिलता उन्हें? बदले में ऐसे ही केसेस में वो मदद मिलती है जो केस को यूँ सुलझा जाती है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।